हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट एंड के में। तो दोस्तों, आज आपके लिए लेके आया हूँ एक शानदार टॉपिक जिसका नाम है एचआईवी। तो दोस्तों, एचआईवी क्या होती है, क्या इसके साइन सिम्टम्स होते हैं, क्या इसके कोजेज होते हैं, इन सब के बारे में देखते हैं आज की वीडियो में। और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपके पास टाइम पे पहुंच सके। तो दोस्तों, एचआईवी क्या है? एचआईवी एक डिजीज है जो किसके कारण होती है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी इसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब ये वायरस क्या करता है? ये वायरस करता है, अपनी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है उसको क्या करता है? डैमेज करता है। अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है? यानी डैमेज कर देता है। नेक्स्ट दोस्तों, कि मोस्ट कॉमन कौन सी स्पेसीज से एचआईवी फैलता है? तो एस टी एल वी, एस टी एल वी, ये जो स्पेस STLV3 जो स्पेसीज है, ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस 3 है, ये इससे मोस्ट कॉमन फैलता है। और बाद में दोस्तों, ये कैसा वायरस है? तो रिट्रोलेंटल सिंगल स्टैंड RNA वायरस है। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन कि ये एचआईवी का वायरस कैसा होता है। तो सिंगल स्टैंडर्ड रिट्रोलेंटल आरएनए वायरस है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों, एचआईवी एंड एड्स क्या है? एचआईवी एंड एड्स दोनों क्या है, एक दूसरे में डिफरेंट है। तो देखो, एड्स किसे बोलते हैं और एचआईवी किसे बोलते हैं, ये देख लेने। तो पहले देखते हैं एड्स क्या है। तो एड्स दोस्तों, एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी ये ग्रुप है बीमारियों का। क्या है? ग्रुप। हम क्या करते हैं, जो एंड स्टेज होती है एचआईवी की, उसको क्या बोलते हैं? एड्स बोलते हैं। या फोर्थ स्टेज एचआईवी की अनट्रीटेड एचआईवी हो, या जिसके अंदर CD4 सेल्स काउंट बिलो 200, यानी 200 से कम, अगर किसी के अंदर ये बच रहे हैं CD4 सेल्स काउंट, तो हम कंसिडर कर सकते हैं पेशेंट आर सफर्ड फ्रॉम एड्स। ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं आगे। उसके बाद दोस्तों, ये क्या करता है? एड्स एड्स वायरस, एचआईवी वायरस क्या करते हैं? ये क्या करते हैं, जो अपनी सेलुलर इम्यूनिटी है, जो सेल के याददाश्त रखने वाली इम्यूनिटी है, उसको क्या करते हैं? डैमेज करते हैं। उसके बाद में दोस्तों, CD4 एंड CD8 का CD CD4 एंड CD8 सेल्स है, उसका रेशियो कितना होता है? तो नॉर्मली दोस्तों 2:1 होता है। नॉर्मली 2:1 होता है एक स्वस्थ व्यक्ति में। तो दोस्तों, ये क्या है, एचआईवी के अंदर 1:1 हो जाता है। एंड जो एचआईवी की फोर्थ या लास्ट स्टेज है, या जिसे ट्रीटमेंट नहीं मिला है, तो उसके अंदर 1:2 हो जाता है। यानी नॉर्मल जो व्यक्ति है, उससे क्या हो जाएगा, एकदम अपोजिट बोल सकते हैं। अपोजिट, ये CD4 एंड CD8 का रेशियो है, ये क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, इसका विंडो पीरियड कितना होता है? तो विंडो पीरियड 3 वीक्स टू 12 वीक का होता है इसका विंडो पीरियड। ठीक है। यानी विंडो पीरियड किसको बोलेंगे? जो फर्स्ट, यानी अपनी बॉडी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरिया कोई भी है, वो क्या किया? एंटर किया। एंटर करने के बाद ब्लड के अंदर फर्स्ट एंटीबॉडी कब दिखाई देती है, उसको बोलते हैं विंडो पीरियड। ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों स्पेसिफिक की पॉइंट्स। ये फर्स्ट एड्स दिवस कब मनाया जाता है? बच्चे बच्चे को पता है। ठीक है दोस्तों। 1 दिसंबर को हर
प्रत्येक ईयर क्या करते हैं, हम एड्स डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट डे 1981 के अंदर जो HIV का फर्स्ट केस है वो डिटेक्ट हुआ था, कहाँ पर, USA के अंदर। नेक्स्ट नेक्स्ट 1986 फर्स्ट केस ऑफ इंडिया फाउंड इन इंडिया, एंड इंडिया में कहाँ पे हुआ, चेन्नई में। नेक्स्ट 1987 फर्स्ट केस ऑफ एड्स इन इंडिया, यानी पहला केस इंडिया के अंदर देखा गया था, कहाँ पर, अजमेर में। और अजमेर में कहाँ पर, पुष्कर में। ठीक है दोस्तों। 1987 NACP नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की शुरुआत हुई। 1992 नाको NACO नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना भी हो गई। तो दोस्तों किसी भी कोई भी बीमारी आती है उसके अगेंस्ट प्रोग्राम आता है और उसको कंट्रोल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया जाता है। वो ऑर्गेनाइजेशन 1992 के अंदर एड्स का हो गया था। चलो ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो दोस्तों HIV है वो किससे फैलती है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से। वो इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कोई नॉन इन्फेक्टेड पर्सन अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वहाँ पर क्या होने के चांसेस हैं दोस्तों, HIV पॉजिटिव होने के चांसेस आ जाते हैं। और उसके अंदर भी मोस्ट कॉमन हेटेरोसेक्सुअल। सेकेंड है कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी अगर किसी कैंडिडेट को HIV पॉजिटिव का ब्लड अगर ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है तो इसके अंदर 95 to 100% चांसेस रहते हैं कि उस पेशेंट को क्या हो जाएगी, HIV हो जाएगी। नेक्स्ट IV नीडल और ड्रग्स। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, नशा करते हैं, तो नशे के लिए वो इंट्रावीनस क्या लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं। वो अगर वो ड्रग्स इन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होती है, यानी एक ही नीडल को बार बार एक ही बहुत सारे लोग लगाएंगे तो वो उससे क्या होने के चांसेस है, HIV हो सकती है। नेक्स्ट ऑक्यूपेशनल हेजार्ड है कि जैसे हम हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, कोई भी हेल्थ वर्कर्स हो हॉस्पिटल में, उनको नीडल प्रिक हो जाती है, इन्फेक्टेड फ्लूइड के कांटेक्ट में आ जैसे उससे फैलने के चांसेस है 0.37%। नेक्स्ट ट्रांसप्लेसेंटल, तो प्लेसेंटा के द्वारा, तो माँ से बच्चे के अंदर HIV ट्रांसफर होती है इंट्रा यूटेरिन लाइफ। तो कब होने के चांसेस हैं, जब दोस्तों डिलीवरी होती है उस टाइम मोस्टली ट्रांसफर होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है। इसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग से क्या होती है, अगर कोई HIV पॉजिटिव मदर है वो अपने बच्चों को क्या पिला रही है, ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, तो उसमें में 5 to 20% चांसेस हैं कि बच्चे को भी क्या हो सकती है, HIV हो सकती है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड, अपने समाज के अंदर जो भी बुराइयां फैली हुई है अकॉर्डिंग टू डिजीज, कि साथ में बैठने से, खाने से और उससे टच करने से ऐसे एड्स फैलता है। तो दोस्तों वो सारी चीजें नकारात्मक है। जो एड्स है वो किससे फैलता है, स्पर्म के कांटेक्ट में आने से, ओवम के कांटेक्ट में आने से, एमनियोटिक फ्लूइड के कांटेक्ट में आने से, पेरिकार्डियल फ्लूइड के कांटेक्ट में आने से, प्लूरल फ्लूइड के कांटेक्ट में आने के, साइनोवियल फ्लूइड के और इंट्रा ओकुलर फ्लूइड के कांटेक्ट में आने से फैल सकती है, न कि और किसी से। जैसे टीयर से नहीं फैलती, फीकल कंटेंट के कांटेक्ट में आने से नहीं फैलती दोस्तों, सेलाइवा कांटेक्ट में आने से, अगर कोई किसिंग भी कर रहा है उससे भी नहीं फैलती, यूरिन के कांटेक्ट में आने से नहीं फैलती, अगर आप किसी को टच कर रहे हैं तो उससे भी HIV फैलने के चांसेस नहीं है, हाथ हैंड शेकिंग से भी नहीं फैलती, और HIV पॉजिटिव व्यक्ति के साथ खाना खाने से भी नहीं फैलती। तो दोस्तों ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आपको कहीं से भी ये सारे क्राइटेरिया से में कोई सा भी क्राइटेरिया एक निकाल के दे देगा और
आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं दोस्तों इसकी स्ट्रक्चर। जैसे वायरस है, इसके अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है कि दो तरीके की प्रोटीन पाई जाती है। एक प्रोटीन होती है GP41, एक होती है GP120। दोस्तों ये जो वायरस है वो क्या करता है, हमारी जो सेल्स है उन पे आता है, अटैक करता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि ये आएगा, उससे टकराएगा, तो ये प्रोटीन है ये क्या होगी, डैमेज होगी। उसके बाद क्या है, ये जो नुकीले सिरे हैं अपनी सेल्स के अंदर क्या कर जाएंगे, एंटर कर जाएंगे, और इसी से ही वो क्या करते हैं, एंटर कर जाएंगे। उसके बाद जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है ये लगातार बाय डे नई नई जो प्रतिकृतियां बनाता जाएगा, और ये कि कैप्सूलेटेड होता है दोस्तों, और उसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस पाया जाता है दोस्तों, और प्रोटीएज पाया जाता है, और ये एनकेप्सुलेटेड वायरस होता है दोस्तों। नेक्स्ट फ्रेंड देखते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स। तो इसके साइन एंड सिम्टम्स हम काफ़ी कैटेगरीज में बता सकते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी के अंदर जो HIV एड्स का पेशेंट है वो दोस्तों क्या रहता है, एसिम्टोमेटिक रहता है। लिम्फ एडिनोपैथी आपको देखने को मिल सकती है। हमें फर्स्ट स्टेज के अंदर डिटेक्ट करना ही बहुत मुश्किल होता है दोस्तों, डिटेक्ट ही नहीं हो पाते हैं अपने इंडिया के अंदर तो मोस्टली। उसके बाद सेकेंड स्टेज के अंदर क्या होता है, वेट लॉस होता है पेशेंट का, लेकिन वेट लेस देन 10% वेट लॉस होता है, और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे लेनाइंजाइटिस, फेरेंजाइटिस, सेनुसाइटिस, ये रिपीटेडली उसको होते रहते हैं, और रिपीटेड टाइम माउथ अल्सर रहेंगे, फंगल इन्फेक्शन रहेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और हर्पीस जोस्टर का है इन्फेक्शन, वो लगातार होता रहेगा। उसके बाद सेकेंड थर्ड स्टेज है। थर्ड स्टेज में क्या होता है कि वेट 10% से ज़्यादा लॉस हो जाता है, फीवर लगातार रहेगी, 1 महीने से ज़्यादा भी रह सकती है, डायरिया रहेगा, परसिस्टेंट लगातार रहेगा। उसके बाद कैंडिडियासिस रहेगा दोस्तों, ड्यू टू कैंडिडा एल्बिकेंस, इस नाम का जो एक कारक है इसके कारण कैंडिडियासिस। अब देखो मोस्ट, अगर दोस्तों अगर जो HIV वाला पेशेंट है उसको क्या हो चुकी है, HIV हो चुकी है, तो उसमें कौन सा इन्फेक्शन मोस्टली आपको हो सकता है। तो दोस्तों इसके अंदर देखो TB है, पल्मोनरी TB, ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, इसको अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी मिल जाती है। कहाँ पर दोस्तों, अपने इंडिया के अंदर इसको मानते हैं कि अगर किसी को HIV है तो इस ये TB होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। लेकिन ये यही चीज़ देखें तो वहाँ पर वर्ल्ड के अंदर अलग होगी दोस्तों। वर्ल्ड के अंदर न्यूमोसिस्टिक केरिनी निमोनिया होता है दोस्तों। ठीक है, मोस्ट अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्या होता है, न्यूमोसिस्टिक निमोनिया। ठीक है, ये क्या है अपॉर्चुनिस्ट, इसके अंदर क्या है, ये मोस्टली किसको, फंगल इन्फेक्शन है इसके फंगस से, और इसमें क्या डैमेज होते हैं, मोस्टली लंग्स डैमेज होते हैं। ठीक है, और मोस्ट कॉमन रीजन भी है डेथ का। कहाँ पर, विश्व के अंदर मोस्ट कॉमन डेथ का कारण है HIV पेशेंट का। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखते हैं फोर्थ स्टेज के जो साइन एंड सिम्टम्स है। फोर्थ स्टेज में पेशेंट को, मैंने आपको बता दिया था कि पेशेंट को एड्स बोलते हैं, HIV के पेशेंट को ऐसे बोल सकते हैं कि एड्स हो चुकी है। इसके अंदर दोस्तों वेट लॉस है 50% से ज़्यादा होता है, उसको क्या बोलते हैं, सिलेम्स डिजीज और वास्टिंग सिंड्रोम। इसके बाद केपोसिस सार्कोमा, केपोसिस सार्कोमा मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर होता है HIV पेशेंट के अंदर। उसके बाद इसोफेजियल कैंडिडियासिस, हर्पीस सिम्प्लेक्स, और रिपीटेड टाइम सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन इस पेशेंट को होते रहेंगे। मतलब ये है दोस्तों कि इस पेशेंट को लगातार क्या होते रहेंगे, इन्फेक्शंस होते रहेंगे, वो कभी ना कभी हमेशा क्या है कि डिजीज से घिरा हुआ रहेगा। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट फ्रेंड बात करते हैं कि डायग्नोसिस क्या करता है। तो एंटीजन टेस्ट करेंगे किसमें, लेस देन 18 मंथ चिल्ड्रन रिक्वायर कंफर्मेटरी डायग्नोसिस, यानी चिल्ड्रंस में ये एंटीजन टेस्ट करेंगे, लेकिन 18 महीने से अगर कम का बच्चा है तो इसके अंदर कंफर्मेटरी डायग्नोसिस करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि मदर के जो एंटीबॉडीज हैं वो बच्चे के अंदर प्रेजेंट रह सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमें कंफर्मेटरी डायग्नोसिस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। नेक्स्ट क्या है कि ये मोर एक्सपेंसिव है, यानी महंगा है, यानी मोर एक्सपेंसिव है, तो गरीब जनता के लिए क्या नहीं है, सूटेबल नहीं है, पहली बात तो ये। उसके बाद ये क्या है कि हर जगह आईसीटीसी सेंटर है वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, डीएनए पीसीआर या P24 एंटीजन क्या है ये, हम क्या करेंगे, डीएनए पीसीआर करेंगे। उसके बाद P24 एंटीजन क्या है, इसका बच्चों के अंदर क्या है, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज इट इज द बेस्ट चॉइस आफ्टर एज ऑफ 18 मंथ, यानी 18 महीने से बाद का कोई बच्चा हो उसके अंदर ये एंटीबॉडी टेस्ट क्या है, बेस्ट है, और ये क्या है, अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट एवरी आईसीटीसी सेंटर पर। इसका एग्जांपल एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे। उसके बाद जो कंफर्मेटरी डायग्नोसिस है जो अडल्ट्स के अंदर हम मानते हैं, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट है, इसको क्या बोलते हैं, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस मानते हैं एड्स एचआईवी का। उसके बाद दोस्तों देखते हैं हम मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट से पहले देखते हैं, और एक जांच और होती है दोस्तों, हम क्या चेक करते रहते हैं हमेशा, उसकी CD4 सेल्स काउंट है वो चेक करते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में चलते हैं इसके मैनेजमेंट पे। तो दोस्तों इसको क्या देनी है, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी देनी है, ART देनी है, मतलब एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी देनी है। ये हाईली एक्टिवेटेड एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी देनी है। तो दोस्तों इसके मैनेजमेंट के अंदर हम देखते हैं पहली ड्रग्स जो GP120 प्रोटीन इनहिबिटर, यानी ये एंट्री को क्या करती है, इनहिबिट करती है, यानी ये वायरस को अपनी जो सेल्स है उसके अंदर एंट्री नहीं होने देती। और इसका एग्जाम्पल मेरा विरोक, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है फ्यूजन इनहिबिटर जो GP41 इनहिबिटर, ये क्या करती है, जो वायरस है वो फ्यूजन होता है उसको क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है दोस्तों। इसका एग्जाम्पल है एनफाविरेटाइड, ठीक है। उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, यानी उसकी प्रतिकृति बनने से क्या कर देती है, रोक देती है, ठीक है। इसकी जो जनरेशन जो प्रतिकृति है उसको बनने से रोक देगी। इसके अंदर दो प्रकार की रहती है, एक तो न्यूक्लियोटाइड RTI रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यानी न्यूक्लियोटाइड, और एक नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड ड्रग है। न्यूक्लियोटाइड के अंदर पहला एग्जांपल है जिडोडिन, लेमाउडिन, डिनोसिन, स्टाउडिन, और नॉन न्यूक्लियोइड में नेविरापिन और इपिवराजेन। नेक्स्ट ड्रग आ गई दोस्तों इंटीग्रेज इनहिबिटर, नेल्फिनावीर, रेपिनावीर, डेल्टिग्रेविर और रेल्टिग्रिविर, ये ड्रग है। उसके बाद प्रोटीएज इनहिबिटर, ठीक है दोस्तों, इसमें लिपिनावीर, क्यूनिनावीर और नेल्फिनावीर ड्रग्स, ये ड्रग्स यूज में ली जा रही हैं। उसके बारे में देखते हैं दोस्तों इसके जो स्पेसिफिक और की पॉइंट्स हैं वो। तो दोस्तों ये हमें लेते हुए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में कुछ
की पॉइंट्स हैं। जैसे कि कोई पेशेंट है वो जीडोडीन ले रहा है, उसको एनीमिया होने के चांसेस रहते हैं। तो हमें क्या करना है, जिनको पहले से एनीमिया है उसके अंदर ये ड्रग्स नहीं देनी है। यानी जिसको एनीमिया है, खून की कमी है, जिसका एचबी कम है, उसको नेविजिडोडिन ड्रग्स है नहीं देनी है। उसके बाद नेविडापिन, अवॉइड विथ ओसीपी, हेपेटाइटिस डिजीज। ठीक है, अगर किसी को क्या है, हेपेटाइटिस है, तो उसको ये ड्रग नहीं देनी है। और कोई महिला क्या कर रही है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खा रही है, तो उसको ये दवाई नहीं देनी है, क्योंकि ये ओसीपी है। ये ओसीपी का क्या करेगी, ये ड्रग्स है, ओसीपी के क्या अगेंस्ट काम करेगी। स्टाउडिन टेबलेट जो ड्रग्स है, वो पेरास्थेसिया वाला पेशेंट है, उसको क्या नहीं करनी है, नहीं देनी है दोस्तों, क्योंकि यूज कैन टू प्रिवेंट चांसेस ऑफ इंजुरी। हम क्यों यूज करते हैं, हम पेरेस्थेसिया जो इंजुरी होने के चांसेस है इसमें प्रिवेंट कर। उसके बाद नेलफिनाविर, ऑलवेज गिवन विथ प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी पानी के साथ देने। नेक्स्ट दोस्तों, अगर किसी महिला की डिलीवरी होने वाली है और वो या तो प्रेग्नेंट है या उसको डिलीवरी होने वाली है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ सीजेरियन सेक्शन परफॉर्म करेंगे। यानी महिला को पहले बता देंगे कि आपको ये है, बच्चे को इन इन जो जिस टाइम डिलीवरी होती है उस टाइम बच्चे और माँ का जो ब्लड है मिक्स होने का चांसेस रहता है, तो वहाँ पर बच्चे को क्या है, हो सकता है वहाँ पर एचआईवी होने के चांसेस रहेंगे। तो 14 दिन पहले, यानी 14 डेज पहले डिसीजन लेने के लिए बोलेंगे कि सर्जिकल डिसीजन शुड बी टेकन प्रायर 14 डेज। यानी हम क्या करेंगे, 14 दिन पहले क्या बोलेंगे कि आपको सीजेरियन सेक्शन करवाना है नहीं करवाना, इसका के लिए आप एकदम तैयार रहें कि अपना डिसीजन लेके रखें। ये कितने परसेंटेज चांसेस को रोकती है दोस्तों, पूरे के पूरे 50% चांसेस को डिक्रीज करती है, जो माँ से बच्चे के अंदर एचआईवी जाती है उसको दोस्तों। तो दोस्तों अब देखते हैं इसके अंदर ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स के अंदर किस डिजीज के कितने चांसेस रहते हैं। तो यानी जो भी ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है, जो पहले इस पर क्या रहते हैं, रिस्क रहते हैं। एचआईवी का मैंने आपको बताया 0.37 रहता है। नेक्स्ट हेपेटाइटिस बी वायरस 25 to 35 हाईएस्ट चांसेस रहते हैं। उसके बाद हेपेटाइटिस सी वायरस 3 से 5%। टाइप ऑफ इंजुरी, यानी ऑक्यूपेशन के अंदर जो हम काम कर रहे हैं उस टाइम कैसी इंजुरी हो सकती है, निडल स्टिक इंजुरी हो जाए या कट जाए, कट लग जाए। उसके बाद ब्लड स्पिल। उसके बाद सिक्रेशन कॉन्टेक्ट विथ नॉन इंटेक्ट स्किन, यानी आपको अगर कुछ कट वगैरह लगा हुआ है, हल्का कट जो जहाँ इंटेक्ट नहीं है, नॉन इंटेक्ट स्किन है, वहाँ पर आपको क्या हो जाए, आप ब्लड वगैरह के कांटेक्ट में आ जाए तो चांसेस है। उसके बाद रिस्क में भी स्टेटस ऑफ एचआईवी, रिस्क यानी किस से कितना है, यानी स्टेटस ऑफ एचआईवी, एचआईवी का क्या स्टेटस है, अमाउंट ऑफ ब्लड और टाइप ऑफ इंजुरी पे डिपेंड करता है। अब दोस्तों की डिसइंफेक्टेंट किससे करते करते हैं, तो जो भी सोडियम हाइपोक्लोराइड 1% है, उससे हम जो भी एचआईवी पेशेंट का सामान है, चाहे कुछ भी जो स्पिलेज पड़ा है, ब्लड स्पिलेज है, उसको क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, उसको डिसइंफेक्टेंट करते हैं। इसके बाद गुल्टरएल्डिहाइड 2% और पोविडीन प्लस आयोडीन का सॉल्यूशन लेते हैं, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल से भी करते हैं। दोस्तों इसके अंदर मोस्ट इफेक्टिव बात क्या निकल के आती है कि डेटोल, सेवलॉन और लाइजोन डिसइंफेक्शन के लिए काम में नहीं लिया जाता है, जबकि हम क्या करते हैं, हम डेटोल, सेवलॉन इनसे बार बार हैंड वॉशिंग करते हैं और कुछ कर, लेकिन हमें पेशेंट के जो कंटामिनेशन है उनको किससे करना है,
तो सोडियम क्लोराइड, ग्लूटाराल्डेहाइड, पोविडिन आयोडीन सोडियम आइसोप्रोपाइल एल्कोहल से क्या करना है, डिसइंफेक्टेड करने हैं दोस्तों। उसके बाद अगर कोई कैंडिडेट क्या हो गया है, उस एक्सपोजर हो गया है, तो उसके बाद में आपको क्या करना है, यानी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस क्या करना है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, आपको एकदम काम रहना है, यानी शांत रहना है, कुछ भी नहीं करना, एकदम शांत रहे। ऐसा नहीं करना है कि अगर आपको निडल स्टिक इंजरी वगैरह हो गई है तो आप वहां पर हल्ला मचा दें पूरे हॉस्पिटल में, सबको बताओ मुझे ये हो गया ये हो, तो आपको कुछ नहीं करना, आप शांति से बैठिए एक बार। और दूसरा काम क्या करना, जो भी इन्फेक्टेड मटेरियल आपके हाथ हाथ में है, आपके पास है, जिससे आप क्या हुई एक्सपोजर हुई है, उस आइटम को क्या करना है, आपको डिस्कार्ड करना है, खुद से आपको क्या करना है, डिस्कार्ड करना है। उसके बाद कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जिस साइट को क्या किया है, जिस साइट पे आपको क्या हुआ है, जो इंजरी हुई है, उसको क्या करना है, वॉश करना है। वॉश द साइड विथ रनिंग टेप वाटर, यानी आपको कुछ भी यूज नहीं करना, बस ओनली ना जो इन्फेक्टेड पार्ट है उसको सामने लाना है और टेप वाटर से उसको क्या करना है, वॉश करना है। इफ ब्लड स्पिल इन आई, अगर आपकी आंख के अंदर HIV इन्फेक्टेड पर्सन का क्या चला गया हो, ब्लड चला गया हो, तो वहां पर आपको क्या करना है, आई को इरिगेट करना है। अगर नोज हो तो नोज को भी क्या करना है, इरिगेट करना है। देन अगर आप ब्लड स्प्लेज इन माउथ, अगर माउथ पे गिर गया हो तो वहां पर है ना, तो आपको क्या करना है, माउथ वॉश कर गया, यानी माउथ के अंदर चला गया या फेस पे गिर गया हो, तो आपको क्या करना है, वॉश करना है, सीधी सी बात है। और क्या नहीं करना है दोस्तों आपको, तो डू नॉट स्क्वीज, आप जहां से दबाते हैं ना, पिंच नहीं करना, रबिंग नहीं करना और कंप्रेशन नहीं करना। और एक हम गलती करते हैं, मान लो कि हमारी अंगुल जो फिंगर है उस पे लगी, तो हम क्या करते हैं, माउथ के अंदर इनटेक करते हैं उसको, यानी माउथ के अंदर रखते हैं, तो वो क्या नहीं करना, माउथ के अंदर नहीं लेना है। डू नॉट स्क्वीज, पिंच, रबिंग, कंप्रेशन, डू नॉट पुट इनटू द माउथ। और क्या करना है, आपको क्या करना है, बाद में आपकी जो भी हाई अथॉरिटी है उसको क्या करना है, इन्फॉर्म करना है, जिससे कि आपकी जो जांच वगैरह वो हो सके इजीली, और आपको समय पर ट्रीटमेंट अथॉरिटी को बता दिया। उसके बाद अथॉरिटी को बताने के बाद आपको क्या करना है, बेस लाइन टेस्ट डिटेक्ट करवाने, ठीक है। देन स्टार्ट पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस एज सुन एज पॉसिबल बट नॉट मोर देन 72 आवर्स, यानी आपको क्या करना है, जो पोस्ट प्रोफाइलेक्सिस जो ट्रीटमेंट है, आपको क्या कर देना है, जितना जल्दी हो सके इतना स्टार्ट कर देना है, लेकिन नॉट मोर देन 72 आवर्स, जो 72 आवर्स के अंदर अंदर आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है। नेक्स्ट डे इट शुड बी गिवन फॉर इनिशियली 28 डेज, और ये जो ट्रीटमेंट था कितने दिन चलना है, 28 डे चलना है। देन फॉलो अप 6 वीक, 3 मंथ और 6 मंथ, और आपको डॉक्टर से वापस चेकअप के लिए जाना 3 मंथ, सॉरी 3 वीक, 6 वीक पे, 3 मंथ पे और 6 मंथ पे। अगर आपको सस्पेक्टेड लग रहा है तो आप क्या करेंगे, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कंफर्म हो गया है, कंफर्म है कि मुझे हो सकता है HIV, इसके लिए आपको क्या करना है, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस के लिए जाना है और अपना जांच करवानी है, टेस्ट करवाना है। उसके बाद जैसी भी वो रिपोर्ट आती है उसको लाना है अपने पास, और डॉक्टर से क्या करना है, सलाह लेनी है और ट्रीटमेंट लगातार रखना है। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, और आगे भी ऐसी धमाकेदार वीडियोज नॉलेज गेन करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और
वीडियो को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।